आज हम रीट लेवल सेकेंड में बायोलॉजी का पहला टॉपिक सूक्ष्म जीव का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमें विषाणु, जीवाणु और कवक के लाभदायक और हानिकारक प्रभावों का अध्ययन करना है। इसमें सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है। तो पहला हमारा विषाणु है, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ विष अणु होता है। हम विषाणु को कभी भी जीवाणुविक फिल्टर से पृथक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आमाप के अंदर बहुत ही छोटे होते हैं। फिर प्रश्न आता है कि विषाणु की खोज किसने करी थी। तो विषाणु की खोज, जिसे हम वायरस भी कहते हैं, इवानोवस्की ने करी थी। और किस में करी थी? तो तंबाकू की मोजेक रोग से ग्रसित पत्तियों पर कार्य करते हुए वायरस की खोज करी थी। पहला ये बिंदु है जिसमें वायरस की खोज के बारे में पूछा जाता है कई बार। दूसरा बिंदु, कौन कौन से महत्वपूर्ण लक्षण जो होते हैं वो विषाणु के होते हैं। पहला, विषाणु कणी संरचना है, जिन्हें साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा जा सकता है। इन्हें जीवाणुविक फिल्टर से भी पृथक नहीं कर सकते हैं। दूसरा बिंदु है इसका कृत्रिम माध्यम में संवर्धन नहीं किया जा सकता है। तीसरा, ये अपने विशिष्ट परपोषी में लाक्षणिक लक्षण उत्पन्न करते हैं। इसका अर्थ है कि अगर विषाणु का संक्रमण किसी व्यक्ति के अंदर होगा तो उसमें विभिन्न प्रकार के वो लक्षण उत्पन्न करता है। ताप और आर्द्रता के प्रति अनुक्रिया प्रकट करते हैं। रसायन ताप उपचार द्वारा निष्क्रिय किया जा सकता है। अगला बिंदु है, वायरस में स्वयं के स्तर पर स्वतंत्र रूप से वृद्धि करने की क्षमता नहीं होती है। इसका अर्थ ये है कि वायरस को स्वतंत्र वृद्धि करने के लिए किसी न किसी परपोषी की आवश्यकता होगी। बिना परपोषी के ये कभी भी जनन नहीं कर सकता है। अगला बिंदु है, सजीव परपोषी के बाहर निर्जीव या निष्क्रिय तथा सजीव परपोषी के अंदर जीवित जीव की तरह व्यवहार करते हैं। मतलब विषाणु के अंदर सजीव और निर्जीव दोनों के महत्वपूर्ण गुण पाए जाते हैं। इसीलिए विषाणु को सजीव और निर्जीवों के बीच की योजक कड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर सजीव के गुण भी उपस्थित होते हैं और निर्जीव के गुण भी उपस्थित होते हैं। अब हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो सजीव जैसे हैं, जो कि विषाणु के अंदर उपस्थित है। इसमें पहला है, विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ की पुनरावृत्ति होती रहती है। इसका अर्थ है कि उसमें विषाणु में जो डीएनए और आरएनए पाया जाता है, उसके अंदर लगातार वृद्धि होने की क्षमता पाई जाती है, जो केवल जीवित कोशिका के अंदर ही संभव होता है, जो जीवित कोशिका के जैसा गुण पाया जाता है। दूसरा बिंदु है, इसमें उत्परिवर्तन के समान परिवर्तन होते हैं। उत्परिवर्तन क्या होता है? तो अचानक जीवों के अंदर जो परिवर्तन आते हैं उन्हें हम उत्परिवर्तन कहते हैं। तो इस तरह का गुण भी विषाणु में पाया जाता है। विषाणु भी रासायनिक पदार्थों, विकिरण, ताप के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इनमें प्रतिजनिक गुण भी पाया जाता है। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए, आरएनए पाए जाते हैं। और ये सभी जो लक्षण होते हैं वो सजीव के ही लक्षण होते हैं, सजीव के समान ही लक्षण पाए जाते हैं। इसका गुणन केवल जीवित परपोषी कोशिकाओं में ही संभव होता है। इसमें संक्रमण क्षमता होती है और ये परपोषी विशिष्टता दर्शाते हैं। इसका अर्थ है, परपोषी विशिष्टता से तात्पर्य है कि किसी एक निश्चित परपोषी के अंदर ही विषाणु जाएगा और उसके पश्चात वहाँ पर वो गुणन करेगा। और कभी भी विषाणु का गुणन जो होता है वो बिना परपोषी के संभव नहीं है। उसको गुणन करने के लिए हमेशा परपोषी की आवश्यकता होगी। तो ये सभी जीवित गुण हैं जो कि विषाणु के अंदर उपस्थित होते हैं। अब ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो निर्जीव पदार्थों के समान होते हैं, जो कि विषाणु के अंदर उपस्थित होते हैं? तो पहला लक्षण होता है, आसानी से क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। जिस तरह से हम रसायन विज्ञान के अंदर क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, क्रिस्टलीकरण करते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं, उसी तरह से हम विषाणु का भी क्रिस्टल बना सकते हैं। दूसरा, उपापचय क्रिया नहीं होती है। जिस तरह से अगर विषाणु परपोषी कोशिका के बाहर है तो उसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी उपापचय क्रिया, जो हम श्वसन, उत्सर्जन, ये सभी प्रक्रियाएं उसके अंदर नहीं होगी। अगला बिंदु है, श्वसन क्रिया नहीं होती है। सामान्यतः एंजाइम नहीं होते हैं। विशिष्ट कोशिका संरचना भी नहीं होती। विषाणु की कोई निश्चित कोशिकीय आकृति नहीं है, इसीलिए यह निर्जीव पदार्थों के समान लक्षण होता है। अगला है, विषाणु
स्व उत्प्रेरक होते हैं। इसमें कार्यशीलता स्वायत्ता भी नहीं होती है। रासायनिक दृष्टि से अक्रियाशील होते हैं, अतः इनकी आभासी संरचना को लंबे समय तक बिना किसी परिवर्तन के रखा जा सकता है। ये अक्रियाशील होते हैं रासायनिक दृष्टि से। तो विषाणु का निर्जीव गुण का अर्थ है कि अगर उसको कोई जीवित कोशिका नहीं मिलेगी तो वह निर्जीव पदार्थों के समान गुणों को प्रदर्शित करेगा। ये महत्वपूर्ण लक्षण होने की वजह से ही विषाणु को सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि विषाणुओं का आर्थिक महत्व और हानिकारक जो प्रभाव, लाभदायक प्रभाव जो है वो कौन कौन से हो रहे हैं। तो उसमें पहला हमारा है लाभदायक प्रभाव कौन कौन से होते हैं। कई विषाणुओं का उपयोग फसल के लिए हानिकारक जीवों और कीटों के उन्मूलन, रोकथाम के लिए किया जा रहा है। इसे हम जैविक नियंत्रण कहते हैं। इसमें हमारा सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो हमारा जीवाणु भोजी होता है। जीवाणु भोजियों का उपयोग जल शुद्धिकरण के रूप में किया जा सकता है। जीवाणु भोजी क्या होता है? तो जीवाणु भोजी इस प्रकार का वायरस होता है जो लयन के लिए जीवाणु भोजी पर निर्भर करता है, इसीलिए जीवाणु पर निर्भर करता है, इसीलिए इसका नाम जीवाणु भोजी रखा गया है। जीवाणु भोजी एक वायरस है जो कि जीवाणु पर निर्भर है लयन के लिए। तो जीवाणु भोजी का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो जल शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, क्योंकि ये हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। गंगा जल के नहीं सड़ने का कारण भी यही है, क्योंकि गंगा जल के अंदर अनेक प्रकार के जीवाणु भोजी उपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से उसका पानी कभी भी खराब नहीं होता है। अगला बिंदु है हमारा अंतरिक्ष सूक्ष्म विज्ञान में जीवाणु भोजियों का उपयोग विकिरण संकेतन के रूप में होता है। प्रतिजैविक पदार्थों के उत्पादन को बाधित करता है। तो ये सभी प्रभाव जो होते हैं वो विषाणु के होते हैं। हानिकारक प्रभाव अब कौन कौन से हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रमुख रोग कौन कौन से जो विषाणु के द्वारा होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो पहला विषाणु जनित जो मानव के अंदर रोग होता है उसमें पहला है चेचक रोग, जो कि पॉक्स वायरस की वजह से होता है। दूसरा इन्फ्लुएंजा वायरस है जो कि ऑर्थोमिक्सो वायरस की वजह से होता है। तीसरा खसरा रोग है, मिक्सो वायरस की वजह से होता है। पोलियो वायरस, रेबीज रेबडो वायरस की वजह से होता है। रेबीज कुत्ते की काटने की वजह से होता है। और इसमें एक लक्षण और उपस्थित होता है हाइड्रोफोबिया, जिसमें रोगी व्यक्ति जो होता है वो जल से भयभीत हो जाता है। अगला हेपेटाइटिस रोग होता है। हेपेटाइटिस रोग के अंदर हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लिवर प्रभावित होता है। पोलियो के अंदर क्या होता है? तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है हमारा, विकलांगता, इस तरह के रोग जो है उत्पन्न हो जाते हैं। अगला विषाणु जनित रोग जुकाम है, जो कि राइनो वायरस की वजह से होता है, जिसमें हमारा नाक प्रभावित होता है। येलो फीवर, पीला बुखार जिसे कहा जाता है, कॉक्सेकिया वायरस की वजह से होता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो हम HIV एड्स पढ़ते हैं वो किसकी वजह से होता है? तो HIV वायरस की वजह से होता है। ये HIV वायरस की वजह से होता है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। एड्स का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कई बार, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है एड्स का फुल फॉर्म जो होता है वो। और इसके अन्य नाम भी दिए गए हैं जो एड्स के अंदर, पहला HLV, सेकंड ARV और LAV, ये भी इन्हीं के नाम हैं। उसके पश्चात और कौन कौन से रोग हैं जो विषाणु के द्वारा होते हैं पादपों के अंदर? तो पहला जो है वो टमाटर का कुंचिताग्रस्त रोग, तंबाकू मोजेक, केले का मोजेक, भिंडी का पीला शीरा मोजेक, आलू का मोजेक, पपीते का मोजेक रोग, मक्का का घाटी रोग, चावल का वामन रोग। ये सभी रोग जो होते हैं वो विषाणु जनित प्रमुख रोग होते हैं जो कि पादप के अंदर उपस्थित होते हैं। महत्वपूर्ण जो है वो तंबाकू का पूछा जाता है, जिसके अंदर खोज की गई थी, इसीलिए उसका नाम हमें ध्यान रखना है। इवानोवस्की ने उसकी खोज करी थी। तो इस तरह से हमने पहला जो बिंदु था हमारा विषाणु के अंदर लाभदायक और हानिकारक प्रभाव जो होते हैं और विषाणु के महत्वपूर्ण बिंदु का अध्ययन किया। हमारा दूसरा बिंदु जो है वो जीवाणु के अंदर होने वाले लाभदायक और हानिकारक प्रभाव जो है उनके बारे में बताया गया है। अब कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमें जीवाणु में अध्ययन करने हैं। जीवाणु से क्या तात्पर्य होता है? जीवाणु एक कोशिक होता है और प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव वो होते हैं जिसके केंद्रक में केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती और जिसका
केंद्रक द्रव्य जो होता है वो व्यवस्थित नहीं उपस्थित होता है। जीवाणु की खोज किसने करी थी? सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जाता है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी थी। कौन से सन में करी थी? तो 1676 के अंदर करी थी। सबसे पहले यहाँ कहाँ पर देखा गया था? तो सूक्ष्मदर्शी से विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे जीव देखे। कहाँ देखे? तो जल, लार और दांतों के खुरचे हुए मेल के अंदर देखा था। इनको क्या नाम दिया था? तो एनिमलक्यूल नाम दिया था। और जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले जीवाणु के बारे में बताया था। तो ये इसकी खोज के बारे में हो गया कि जीवाणु की खोज किसने करी थी और जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। अब जीवाणु का आवास स्थान क्या है, वो कहाँ पर पाया जाता है? तो सर्वव्यापी होते हैं जीवाणु। मृदा, वायु, जल, भोजन सभी जगह पाए जाते हैं। और सबसे अच्छा जो हम जीवाणु का उदाहरण पढ़ते हैं वो ई कोलाई होता है, जिसका पूरा नाम इश्चीरिया कोलाई होता है और वो मानव की आंत्र के अंदर उपस्थित होता है। जीवाणु कहाँ पर पाए जाते हैं? तो जीवाणु के अंदर तापमान न्यूनतम -190 डिग्री सेल्सियस से उच्चतम तापमान में ये पाए जा सकते हैं। ये बर्फ़, उबलते हुए जल में भी पाए जाते हैं, इन जगहों पर भी पाए जाते हैं। ये ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। जल, आसू जल, कुएं, गहरे पानी, ज्वालामुखी इनमें नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इनके तापमान जो होता है वो अधिक होता है। इन जगहों पर जीवाणु नहीं मिलते हैं। इसके अलावा मल पदार्थों, फल, दूध, सब्जी आदि इन स्थानों पर जीवाणु अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। जहाँ पर गंदगी होती है वहाँ पर जीवाणु की मात्रा अधिक होती है। तो ये जीवाणु की महत्वपूर्ण बातें हो गई, जिसमें से पूछा जा सकता है ई कोलाई कहाँ पर होता है? तो मनुष्य की आंत के अंदर पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि जीवाणु का आर्थिक महत्व कौन सा है, जिसमें हमारा पहला लाभदायक प्रभाव दिया गया है। लाभदायक प्रभाव में सबसे महत्वपूर्ण नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसके अंदर वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित किया जाता है और इस नाइट्रेट को पादप भूमि से उर्वरक के रूप में ग्रहण करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि 78% हमारे वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन उपस्थित है, लेकिन पौधे कभी भी इसे सीधे ले नहीं सकते, ऐसी क्षमता नहीं होती। इसीलिए नाइट्रोजन को नाइट्रेट इन रूपों के अंदर परिवर्तित किया जाता है। तो ये काम किसके द्वारा किया जाता है? तो ये काम जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है, जिसमें सबसे पहले अमोनी कारक जीवाणु के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जीवाणु प्रोटीन युक्त पदार्थों को अमोनिया में बदल देते हैं। इसके बाद यह मुक्त अमोनिया, जल और CO2 से क्रिया कर अमोनियम कार्बोनेट बनाते हैं। तो ऐसे कौन से जीवाणु हैं जो अमोनी कारक होते हैं? तो इसमें हम उदाहरण पढ़ते हैं बेसिलस का। ये पीछे की स्पीशीज़ जो है वो याद नहीं रखे तो भी चलेगा। बेसिलस जो है वो जीवाणु है, ये ध्यान रखना है, जो कि लाभदायक जीवाणु भी होता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर सहायक होता है। बेसिलस जीवाणु जो होता है। अगला हमारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। इसके अंदर वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को सरल अकार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में किया जाता है। अब ऐसे कौन कौन से जीवाणु होते हैं जो हमारे और मदद करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण में? तो उसमें उदाहरण हम पढ़ते हैं एजेटोबैक्टर का, क्लोस्ट्रीडियम का पढ़ते हैं। ये वायु की नाइट्रोजन को अवशोषित कर नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। यह पहले नाइट्राइट और इसे बाद में नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं और इन्हीं रूपों के अंदर वायुमंडल के नाइट्रोजन को लिया जाता है पौधों के द्वारा। तो पहला बेसिलस पढ़ा था, दूसरा एजेटोबैक्टर और तीसरा क्लोस्ट्रीडियम। ये तीनों लाभदायक जीवाणु के अंदर ही शामिल होते हैं। अगला हमारा महत्वपूर्ण जीवाणु का उदाहरण है जो सहायक होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर, उसका उदाहरण हम पढ़ते हैं राइजोबियम, जो कि आप सबने पहले भी पढ़ा होगा। राइजोबियम कौन से कुल का है? तो लेग्यूमिनेसी कुल का होता है। लेग्यूमिनेसी कुल के अंदर सभी दालों वाले जो पादप होते हैं उनको शामिल किया गया है। यह जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देता है और राइजोबियम का पौधों की जड़ों के साथ में रहने का जो लक्षण पाया जाता है वो उसे हम सहजीविता कहते हैं। तो राइजोबियम जो होता है वो सहजीविता का भी एक अच्छा उदाहरण होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में और कौन सा जीवाणु जो है वो सहायक करता है? तो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ये दोनों जीवाणु भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर सहायक होते हैं। नाइट्रोसोमोनास क्या कार्य करता है? तो अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है और नाइट्रोबैक्टर जो होता है वो नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देता है। तो ये दोनों भी सहायक होते हैं। इस प्रकार से हमने कौन कौन से पढ़े थे? बेसिलस, एजेटोबैक्टर,
क्लोस्ट्रीडियम, राइजोबियम और नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, इन सभी जीवाणु के बारे में अध्ययन किया जो कि लाभदायक के अंदर शामिल है हमारे, जो कि हमारे नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर सहायक होते हैं। तो इन सभी नामों को हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से लाभदायक है। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम और बैसिलस, ये सभी हमारे नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर सहायक होते हैं। जीवाणुओं का और औद्योगिक महत्व क्या है कि हम भोजन के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिसके अंदर हम इसका उपयोग कर रहे हैं। तो पहला तो हमने नाइट्रोजन स्थिरीकरण में पढ़ा। अब दूसरा, हमारे डेयरी उद्योग के अंदर ऐसे कौन से जीवाणु हैं जो हमें डेयरी उद्योग के अंदर मदद करते हैं। तो उसके अंदर हम सबसे अच्छा उदाहरण पढ़ते हैं स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस। ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। दूध को दही में परिवर्तित, पनीर में परिवर्तित करने का कार्य जो करते हैं ये दोनों जीवाणु होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस। तो ये भी लाभदायक के अंदर सहायक होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस। कॉफ़ी, कोको, चाय में सुगंध, विशिष्ट स्वाद उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और कौन सा उदाहरण है जीवाणु के अंदर जो लाभदायक होता है, तो वो है एसिटोबैक्टर एसिटाई। ये एसिटोबैक्टर एसिटाई क्या करता है कि अल्कोहल से सिरका बनाने में सहायक होता है। सिरके का प्रयोग सभी भोजन पदार्थ जो अचार वगैरह बनाए जाते हैं उनको संरक्षित रखने के अंदर किया जाता है। तो एसिटोबैक्टर एसिटाई जो है वो भी हमारा अगला लाभदायक जीवाणु होता है। इसके अलावा योगर्ट बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। ये यहाँ पर जाति जो है वो बदल जाएगी लेकिन वंश एक ही है, लैक्टोबैसिलस है। अगला हमारा सहायक, तंबाकू की पत्तियों के परिपक्वन के लिए सहायक बेसिलस सहायक होता है, माइक्रोकोकस सहायक होता है। तो ये सभी नाम जो है वो लाभदायक जीवाणु के हैं। इन सभी नामों को आप नोट कर सकते हो कि कौन कौन से जीवाणु जो है वो डेयरी उद्योग के अंदर भोजन प्राप्त करने में सहायक हो रहे हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला स्ट्रेप्टोकोकस है, लैक्टोबैसिलस होता है, एसिटोबैक्टर एसिटाई होता है और तंबाकू की पत्तियों के अंदर बैसिलस और माइक्रोकोकस सहायक होता है। तो ये सभी डेयरी उद्योग के अंदर सहायक होते हैं। अब अगला हमारा लाभदायक जो है वो चमड़े उद्योग के अंदर सहायक होता है। चमड़े उद्योग में जीवाणु किस प्रकार से लाभदायक होता है? तो चमड़े पर उपस्थित अनचाहे बाल वसा का अपघटन करने में सहायक होता है। तीसरा, रसायन उद्योग में अब ऐसे कौन कौन से जीवाणु हैं जो विभिन्न प्रकार के रसायनों को बनाने में सहायक हो सकते हैं? तो उसके अंदर ब्यूटायरिक अम्ल जीवाणु ब्यूटायरिक अम्ल एसिटिक अम्ल का उत्पादन करेंगे, ये सहायक होते हैं। तो कौन सा जीवाणु है जो रसायन बना रहा है? तो उसके अंदर हमारा क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु आता है। क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु एसिटिक अम्ल को एसीटोन और ब्यूटेनॉल में परिवर्तित कर देता है। दूसरा जीवाणु एरियोबैक्टर होता है जो ब्यूटाइलिन ग्लाइकोल के उत्पादन में सहायक होता है। यहाँ पर आपको जीवाणु के नाम याद रखने बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से जीवाणु जो है वो सहायक होते हैं। तो इन सभी को आप नोट कर सकते हो कि रसायन के अंदर क्लोस्ट्रीडियम, एरोबैक्टर ये सहायक हो रहे हैं। अगला हमारा रेशा उद्योग है। रेशा उद्योग में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? तो क्लोस्ट्रीडियम सहायक होता है जो फ्लोएम उत्तकों में रेशों को छोड़कर अन्य उत्तकों का अपघटन कर देता है। ये सहायक होता है इसके अंदर। अगला बेसिलस दे रखा है जो हमारे पहले भी नाम आया है बेसिलस का। तो इस तरह से ये सभी लाभदायक जीवाणु हैं। और कौन कौन से सहायक होते हैं? तो हम जीवाणु से विटामिन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे क्लोस्ट्रीडियम द्वारा कौन कौन से प्राप्त कर सकते हैं? तो क्लोस्ट्रीडियम द्वारा राइबोफ्लेविन नामक विटामिन बी मिलता है। ई कोलाई जो मनुष्य की आंतों में पाया जाता है, इसे विटामिन बी और पाचन में सहायक एंजाइमों का निर्माण होता है। अब हमसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो जीवाणु के द्वारा बनाया जाता है? तो हमारा उत्तर ई कोलाई होगा। ई कोलाई जीवाणु है और क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु होता है जो विटामिन बी के निर्माण में सहायक होता है। ई कोलाई कहाँ पाया जाता है? तो मनुष्य की आंत के अंदर पाया जाता है। राइबोफ्लेविन जो है वो विटामिन बी का नाम है। विटामिन बी के अंदर भी विटामिन B1, B2, B3, 5, 6, 7 ये अलग अलग प्रकार के विटामिन जो होते हैं वो मनुष्य के अंदर उपस्थित होते हैं। गाय, घोड़ा, भैंस आदि जंतुओं में सेलुलोज पाचन के लिए कुछ जीवाणु महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे इनके अंदर मेथेनोकोकस नामक जीवाणु पाया जाता है। मेथेनोकोकस जिससे मेथेन गैस बनती, बायोगैस जिसे हम कहते हैं, तो
मेथेनोकोकस जीवाणु भी जो होता है वो लाभदायक जीवाणु है हमारा। तो इन सभी जीवाणुओं के नाम जो है हमें याद रखने हैं। अब कई प्रकार की प्रतिजैविक औषधियाँ भी जो होती हैं जो जीवाणु से मिलती है, तो इसीलिए हमें ऐसे कौन कौन से उदाहरण हैं जिसके द्वारा हम औषधि प्राप्त करते हैं, तो हमें सिर्फ नाम याद रखना है। स्ट्रेप्टोमाइसिस, इसके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं जीवाणु जो होता है वो। तो यहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिस की ही अलग अलग जातियाँ बताई गई हैं इसके अंदर, फ्रेंडी, राइमोसस, ग्रेसियस, इरिथ्रिसिस। ये तो यहाँ पर सिर्फ हमें नाम याद रखना है कि स्ट्रेप्टोमाइसिस जो होता है वो जीवाणु प्रतिजैविक औषधियों को बनाने में सहायक होता है। द्वितीय स्तर के अंदर इतना हाई लेवल पर क्वेश्चन नहीं आएगा कि इनके पीछे की स्पीशीज़ पूछी जाएगी, इसीलिए हमें सिर्फ नाम याद रखना है कि स्ट्रेप्टोमाइसिस जो होता है वो जीवाणु जो कि प्रतिजैविक औषधियों को बनाने में सहायक होता है। अगला, मल निष्पादन में जीवाणुओं की क्षरण और विघटन संबंधी क्रियाशीलता का उपयोग महानगरों में मल निष्पादन तंत्र में किया जाए ताकि प्रदूषित जल शुद्ध और दुर्गंध रहित होकर पुनः उपयोग योग्य बन जाए। अगला, पीड़कनाशी पदार्थों के अपघटन में जीवाणु विभिन्न प्रकार के जटिल रासायनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं, जैसे एग्रोमोबैक्टर 2,4-D और एग्रोबैक्टीरियम, शूडोमोनास, क्लोस्ट्रीडियम, डेलापोन, शाकनाशी, इन सभी को अपघटित करके हानिकारक प्रभाव को कम करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कौन कौन से जीवाणु हैं जो पीड़कनाशी पदार्थों का अपघटन कर रहे हैं, तो उसके अंदर उदाहरण में हमारा एग्रोमोबैक्टर हो जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम हो जाएगा, शूडोमोनास हो जाएगा, क्लोस्ट्रीडियम हो जाएगा। शूडोमोनास, क्लोस्ट्रीडियम, ये नाम हमने पहले भी पढ़े हैं इसके अंदर। तो हमें सिर्फ नाम याद रखने जीवाणु के कौन कौन से लाभदायक जीवाणु और उसका क्या लाभ हो रहा है। अगला, कीट नियंत्रण में कौन सा जीवाणु सहायक होता है, तो बेसिलस जीवाणु जो होता है वो कीट नियंत्रण में सहायक होता है, क्योंकि बेसिलस जो है वो कॉटन के अंदर भी ट्रांसफ़र किया गया है। जैसे हमने नाम पढ़ा था बेसिलस thuringiensis, जिससे बीटी कॉटन बनाया गया है, और वो क्या करता है कि कॉटन को खाने वाले जो हानिकारक कीट होते हैं उनके लार्वा को नष्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि बीटी कॉटन जो बनाई गई थी वो कौन से जीवाणु के द्वारा बनाई गई, तो बेसिलस जीवाणु के द्वारा, बेसिलस thuringiensis जीवाणु के द्वारा बनाई गई थी, जो कि एक विशेष प्रकार का विष उत्पन्न करता है, और ये विष जब वो लार्वा खाएंगे तो वो नष्ट हो जाएंगे। तो इससे बीटी कॉटन बनाए बेसिलस thuringiensis से। बीटी कॉटन के बारे में सबने सुना ही होगा। बीटी कॉटन क्या होता है, जो बेसिलस thuringiensis के जीन को निकाल करके कॉटन के अंदर डाला गया और बीटी कॉटन को बनाया गया है। ये सभी महत्वपूर्ण लाभदायक प्रभाव हैं जो हम जीवाणु से प्राप्त करते हैं। अब ऐसे कौन कौन से प्रभाव हैं, हानिकारक प्रभाव जो जीवाणु के द्वारा हो रहे हैं, तो जीवाणु खाद्य पदार्थों को सड़ाता है, गलाकर उनमें हानिकारक परिवर्तन करके उन्हें खाने योग्य नहीं रहने देता है। दूध का खट्टा हो जाना, मक्खन का सड़ना, फल सब्जियों मांस का सड़ना, ये सभी हानिकारक प्रभाव होते हैं। एक रोग पूछा जाता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, इसका पूरा नाम हमें ध्यान रखना है क्योंकि इससे बोटुलिज्म रोग उत्पन्न होता है। तो ये हमें पूरा नाम याद रखना पड़ेगा कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम की वजह से बोटुलिज्म रोग होता है, जिसके अंदर अगर हम बासी भोजन जो करते हैं, अगर या विषैला भोजन जो करेंगे तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर विषैला पदार्थ बनेगा, जिसकी वजह से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये रोग कौन सा होता है, तो बोटुलिज्म होता है, और किसकी वजह से उत्पन्न होता है, तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम की वजह से उत्पन्न होता है। तो पूरा नाम हमें ध्यान रखना है। रोग, संक्रमण और जीवाणु, अब ऐसे कौन कौन से घातक रोग होते हैं जो मनुष्य के अंदर उत्पन्न होते हैं, हम उन सभी का अध्ययन करेंगे यहाँ पर। इसमें पहला है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, जो कि हमारे शरीर के अंदर मनुष्य में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करता है। दूसरा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि टीबी को उत्पन्न करता है। साल्मोनेला टाइफी, जो कि टाइफाइड रोग करेगा मनुष्य में, जो कि गंदे पानी का सेवन करने से इनकी वजह से उत्पन्न होता है। चौथा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, जो कि टिटनस रोग उत्पन्न करता है। पीलिया लेप्टोस्पायरा की वजह से उत्पन्न होता है पीलिया रोग। अगला रोग है प्लेग रोग, जो कि पाशुरेला पेस्टिस या पाशुरेला के स्थान पर यर्सीनिया पेस्टिस भी हो सकता है। अगला रोग कुष्ठ रोग है, जो कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है। डायरिया, जो कि बैसिलस कोलाई के द्वारा होता है। जठरांध्र शोध, जो कि ई कोलाई एशीरिया कोलाई के द्वारा होता है। और हेजा, जो कि विब्रियो कोलेरी के द्वारा होता है। ये सभी महत्वपूर्ण जो मानव के अंदर होने वाले जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग जो है वो ये सभी है। तो इन सभी का अध्ययन कर सकते हो।
स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप चाहो तो इसका, कि ये जीवाणु जनित मुख्य मानव रोग कौन कौन से हैं, तो ये सभी हो जाएंगे। इसके पश्चात पादप में ऐसे कौन कौन से रोग हैं जो जीवाणु के द्वारा हो रहे हैं इसके अंदर। तो पहला रोग जो होता है वो हमारा आलू, खीरा, बैंगन के अंदर म्लानी रोग उत्पन्न होता है, जो शूडोमोनास की वजह से उत्पन्न होता है। मूली, टमाटर, गोभी में गलन रोग होता है, जिसमें ये सभी पदार्थ जो होंगे गल जाएंगे। इरविनिया एराइडी के द्वारा उत्पन्न होता है। इसी के द्वारा, इरविनिया के द्वारा ही सेव, नाशपाती में अंगमारी रोग उत्पन्न होता है, जिसके अंदर ब्लैक पैचेस बन जाएंगे इसके अंदर। अगला महत्वपूर्ण रोग जो है वो हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, जिसकी वजह से सेव और चुकंदर के अंदर क्राउन गोल डिजीज़ होती है, कि बड़े बड़े उसके अंदर वार्ड बन जाएंगे, मस्से जैसे संरचना बन जाएगी पौधों के अंदर। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के द्वारा ध्यान रखना है हमें कि कौन कौन सी बीमारियां इसके अंदर हो रही है। इसके पश्चात अगला जो है वो हमारा नींबू के अंदर सिट्रस कैंकर रोग जो होता है, जिसके अंदर नींबू की शाखाओं के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद पाउडर जम जाता है और नींबू के ऊपर भी ब्लैक ब्लैक ब्राउन स्पॉट बन जाएंगे इसके अंदर। तो वो जैंथोमोनास सिट्राई के द्वारा होता है। तो ये सभी जीवाणु के द्वारा पादप और मानव में होने वाले रोग हैं। आप सभी को नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट इनका रख सकते हो, जैसे आप उचित लगे आपको। ये इस प्रकार से हमने विषाणु और जीवाणु जो है उनके महत्वपूर्ण, लाभदायक और हानिकारक प्रभावों का अध्ययन किया। अब हम तीसरा कवक के बारे में जानेंगे कि कवक क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि कवक की विशेषताएं क्या और उससे होने वाले लाभदायक, हानिकारक प्रभाव जो है वो कौन कौन से हैं। तो पहला, कवक सर्वव्यापी होते हैं। अब कवक, इन्हें छत्रक या कुकुरमुत्ता भी कवक है। सरसों की पत्तियों पर सफ़ेद धब्बे, ये भी कवक है। हम कवक कहाँ देखते हैं? तो कवक, अचार, ब्रेड, इनके ऊपर फफूंदी जो लगती है उसी को हम कवक कहते हैं। कवक की विशेषता होती है कि कवक के अंदर भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती है। कवक हमेशा परजीवी होता है, भोजन दूसरों से प्राप्त करता है। और कौन कौन से ऐसे हैं जो हैं, एक महत्वपूर्ण हमें बिंदु ध्यान रखना है कि कवक जो होता है वो, उसकी कोशिका यूकेरियोटिक कोशिका होती है, लेकिन और बहुकोशिक संरचना होती है। लेकिन हमारे पास एक अपवाद स्वरूप यीस्ट ऐसा होता है जो कि एक कोशिक कवक होता है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि एक कोशिक कवक ऐसा कौन सा है, तो हम बता सकते हैं कि यीस्ट जो होता है वो हमारा एक कोशिक कवक होता है। और कौन कौन से उदाहरण इसके अंदर आते हैं? तो पक्सीनिया, गेहूं का कीट रोग पक्सीनिया के द्वारा होता है। पक्सीनिया रोग, गेहूं का कीट रोग जो होगा, इसके अंदर क्या होगा कि गेहूं के सभी दाने जो होंगे वो काले पाउडर की जैसे संरचना बना लेंगे। तो ये रोग किसकी वजह से हो रहा है? कवक पक्सीनिया की वजह से होता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो, सबसे पहली जो प्रतिजैविक औषधि बनाई गई थी जिसे हम पेनिसिलिन कहते हैं, वो कवक प्रतिजैविक थी। सबसे पहली जो खोजी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, वो पहली पेनिसिलिन औषधि प्रतिजैविक थी। ये कौन सी औषधि थी? तो ये कवक प्रतिजैविक थी। सबसे पहले खोजी जाने वाली जो प्रतिजैविक थी, एंटीबायोटिक अगर पूछा जाए कि कौन सी थी, तो पेनिसिलिन होती है और वो कवक प्रतिजैविक किसने खोजी थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजी थी। और ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि कौन सी होती है पहली प्रतिजैविक जो खोजी गई है, तो पेनिसिलिन होती है। किसने खोजी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजी है, जो कि कवक के द्वारा खोजी गई है। अब अगर हम पूछें कि कवक की संरचना किस प्रकार की होती है, तो कवक जो होता है वो तंतुओं के रूप में पाया जाता है। इन तंतुओं को, एक एक तंतु को हाइफा कहा जाता है, या फिर हिंदी में उनको कवक तंतु कहा जाता है। ये तंतु एक से अधिक संरचना में इकट्ठे हो जाते हैं और एक जाल जैसी संरचना बनाते हैं, जिसे हम कवक जाल कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम माइसीलियम भी कहते हैं इस जाल को। ये यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि यीस्ट एक कोशिक कवक है और ये इसका अपवाद होता है। बाकी सभी जो कवक होंगे वो बहुकोशिक होते हैं, और इसीलिए हमको यीस्ट का जो उदाहरण है वो हमको याद रखना है इसके अंदर। अब इसकी संरचना के बारे में अगर हम देखें तो किस प्रकार की संरचना होती है कवक की, उसमें कौन सी विशेषताएं ऐसी होती है, तो ये सकोशिक संरचना होती है। सकोशिक संरचना जिसके अंदर तंतु होते हैं और प्रत्येक कोशिका के अंदर पट पाए जाते हैं, उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, तो ये सकोशिक संरचना होती है। उसके बारे में और कौन सा प्रश्न ऐसा पूछा जाता है, तो
कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है और उसके अंदर पॉलीसेकेराइड भी उपस्थित हो सकता है। तो ये बिंदु हमें याद रखना है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। उसके पश्चात कवक अपना भोजन किस प्रकार से बनाता है? तो हमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कवक भोजन की दृष्टि से है तो कैसा होता है? ये परपोषी होता है, अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। ये भोजन के लिए मृत जटिल कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहता है, उन्हें अवशोषित करता है। तो उसके आधार पर ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो पहला मृतजीवी होता है। ऐसे कवक जो अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त कर रहे हैं तो वो मृतजीवी में शामिल किए जाएंगे। दूसरा, ऐसा कौन सा है जो परजीवी होता है? परजीवी जो अपना भोजन पादप और जंतुओं से प्राप्त करता है तो वो परजीवी हो जाएगा। उसके पश्चात हमसे दो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिसमें पहला लाइकेन होता है और दूसरा कवक मूल या माइकोराइजा होता है। अब ये लाइकेन या कवक मूल जो होते हैं वो क्या होते हैं? लाइकेन शैवाल और कवक दोनों सहजीवी संबंध बनाकर जब रहते हैं तो उसे हम लाइकेन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि शैवाल जो होता है वो भोजन बनाने का काम करता है और कवक जो होता है उसे आश्रय प्रदान करता है। तो इस तरह से ये दोनों का एक साथ रहना आवश्यक होता है, तभी लाइकेन की उत्पत्ति होती है। उसके पश्चात कवक मूल क्या होता है? ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कवक मूल क्या है? तो कवक मूल जो उच्च वर्गीय पादप होते हैं उनका मूल जो होती है, उच्च वर्गीय पादपों की मूल जो होती है उसके साथ में जब मूल के साथ में यानी कि जो हमारी रूट है उसके साथ में अगर हमारा कवक जो होता है वो संबंध बना करके रह रहा है उसके साथ में, तो उस संबंध को हम कवक मूल या माइकोराइजा कहते हैं। और ये कवक क्या कहलाते हैं? तो सहजीवी कहलाते हैं। अगर हमको पूछा जाए कि सहजीवी लक्षण जो होता है वो कवक के अंदर कहाँ पर होता है, तो ये कवक मूल में पाया जाता है, जिसमें कवक जो होता है वो मूल में, शब्द से तात्पर्य है कवक मूल। कवक कहाँ पर है? मूल के अंदर। कौन से पादपों की मूल में है? तो उच्च वर्गीय पादपों की मूल में है। तो यहाँ पर ये हम पढ़ सकते हैं। अब अगला, जनन का जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होता है? तो जनन की प्रक्रिया के अंदर खंडन, विखंडन, मुकुलन जैसे विधियों के द्वारा हो सकता है। खंडन विखंडन मतलब इसका एक जो तंतु होगा वो विभाजित होगा, खंडों में विभक्त होगा और उसके पश्चात प्रत्येक खंड के द्वारा नए कवक का निर्माण हो जाएगा। मुकुलन विधि में क्या होता है? तो मुकुलन विधि के अंदर मुकुल शब्द का तात्पर्य कली से होता है। तो जब इस शरीर पर इस प्रकार की एक कली का, मुकुल का निर्माण होगा और ये हट के यहाँ से अलग होगी तो एक नए तंतु का निर्माण कर, तो ये मुकुलन विधि होती है। और विशेष प्रकार के बीजाणु भी पाए जाते हैं। उन बीजाणुओं का नाम क्या होता है? तो एस्कस बीजाणु और बेसिडियम बीजाणु। एस्कस बीजाणु जो होता है वो एस्कोमाइसिटिस की फैमिली के अंदर और बेसिडियम जीवाणु जो होता है वो बेसिडियोमाइसिटिस जीवाणु के अंदर पाया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखने हैं इसके अंदर। उसके पश्चात कवक का मुख्य पादप शरीर जो होता है वो क्या कहलाता है? तो उसे हम फलनकाय कहते हैं। ये बीजाणु जो होते हैं विशेष प्रकार की संरचनाओं बनते हैं जिन्हें हम फलनकाय कहते हैं। ये बिंदु भी हमें ध्यान रखना है इसके अंदर। उसके पश्चात कवक के अंदर जनन की प्रक्रिया जो संपन्न होती है वो किस प्रकार से होती है? तो हमें ये ध्यान रखने के लिए कि ये किस प्रकार से हो रहा है, इसमें 3 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस जो होता है वो कवक के जनन के अंदर प्लाज्मोगेमी होता है, दूसरा कैरियोगेमी होता है और तीसरा मियोसिस होता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। इन तीनों के बारे में पूछा जा सकता है कि इनमें क्या क्या हो रहा है। पहला प्लाज्मोगेमी जो प्रोसेस होता है उसके अंदर 2 नर युग्मक जो होंगे वो दोनों पास पास में आएंगे। इसके अंदर 2 युग्मक जो होंगे वो दोनों पास पास में आएंगे और उनके कोशिका द्रव्य का आदान प्रदान होता है। तो पहला प्लाज्मोगेमी जो होता है उसके अंदर कोशिका द्रव्य का आदान प्रदान होता है। दूसरा हमारा बिंदु है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी के अंदर जो 2 युग्मक पास में आए थे उनके केंद्रक जो थे ये आपस में संलयन होता है इनका। तो दूसरा बिंदु जो होता है वो कैरियोगेमी होता है। दूसरा बिंदु हमारा कैरियोगेमी है और यहाँ पर एक स्थिति उपस्थित होती है जिसे हम डाइकैरियोन की स्थिति भी कहते हैं, जिसके अंदर n+n की कंडीशन होती है, क्योंकि कुछ समय के लिए इस पहली कोशिका का और दूसरी कोशिका का केंद्रक जो होता है वो आपस में रहता है। इनमें संलयन की प्रक्रिया कुछ देर पश्चात होती है। तो संलयन की प्रक्रिया जब तक नहीं होती तब तक कौन सी अवस्था बनती है? तो डाइकैरियोन की अवस्था बनती है, जिसे हम n+n से दर्शाते हैं, डाइकैरियोन की अवस्था।
कैरियोगेमी से पहले की अवस्था होती है डाइकैरियोन की अवस्था, जिसमें N+N की स्थिति पाई जाती है। उसके पश्चात क्या होगा कि दोनों केंद्र का संलयन हो जाएगा और ये 2N बन जाएगा, और इसी स्थिति को हम उसके पश्चात कैरियोगेमी कहेंगे, जिसमें केंद्र का संलयन हो रहा है। इसके पश्चात क्या होगा, इसके पश्चात अर्धसूत्र विभाजन होगा। अर्धसूत्र विभाजन होने की वजह से अगुणित वापस बीजाणु का निर्माण हो जाएगा। तो ये 3 बिंदु जो होते हैं महत्वपूर्ण हैं कवक के जनन के अंदर, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और अर्धसूत्र विभाजन। ये तीनों प्रक्रियाएं जो होती है वो कवक के जनन के अंदर संपन्न होती है। अब हम देखेंगे कि कवक के अंदर ऐसे कौन से लाभदायक प्रभाव है जो उपस्थित होते हैं। तो कवक भोजन के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। ऐसे कौन कौन से कवक होते हैं जिसको हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, तो मोरकेला, एगेरिकस। एगेरिकस मशरूम होता है, एगेरिकस मशरूम है जिसे खाया जाता है। यीस्ट को मनुष्य और पशुओं के लिए संपूरक खाद्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये भोजन के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं जो है कवक हमारे। उसके बाद में औषधीय महत्व के कौन कौन से ऐसे कवक होते हैं जो औषधि महत्व में काम आते हैं। तो सबसे अच्छा उदाहरण हमारा पेनिसिलिन का होता है, पहला उदाहरण जो पेनिसिलिन प्रतिजैविक बनाई गई है। दूसरा एस्परजिलस है। तीसरा साइट्रोमाइटिस है। इन सभी से प्रतिजैविक औषधियाँ बनाई जाती है। उसके पश्चात एक और महत्वपूर्ण हमें याद रखना है जो है हमारा सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, यीस्ट जो है वो, इसका उपयोग इंडस्ट्री के अंदर होता है। जहाँ पर ब्रेड बन रही है, जहाँ पर कई सारी पनीर वगैरह इस तरह के बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर ये यीस्ट का उपयोग किण्वन की प्रक्रिया में किया जाता है। तो हमें इसका नाम पूरा याद रखना है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, जो कि यीस्ट है, और किण्वन विधि के अंदर इसका अधिक मात्रा में उपयोग होता है। उसके पश्चात विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, पेनिसिलिन, एस्परजिलस एवं यीस्ट की अभिक्रियाओं से प्राप्त किए जाते हैं। तो ये सभी लाभदायक हैं। लाभदायक में पेनिसिलिन, एस्परजिलस हो जाएगा, और सैक्रोमाइसिस सेरेविसी भी हमें याद रखना है। उसके पश्चात औषधि उपयोग के अंदर और कौन कौन से सहायक होते हैं, तो इसके अंदर पेनिसिलिन हो जाएगा। पेनिसिलिन किससे प्राप्त हुई, तो पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त हुई है इसके अंदर, ये महत्वपूर्ण है इसके अंदर। उसके पश्चात अनेक गंभीर बीमारियों में काम आने वाले एल्कोलॉइड जैसे अर्गोटामिन, अर्गोटॉक्सिन आदि कवक क्लेविसेप्स परपुरिया के फलनकाय से प्राप्त किया जाता है। ये म्यूकर का प्रश्न भी आता है कि म्यूकर क्या है, कवक है, विषाणु है, जीवाणु है, एल्गी है, क्या है। तो म्यूकर जो होता है वो कवक होता है। म्यूकर, राइजोपस, ये दोनों कवक के अंदर शामिल किए गए। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि म्यूकर को और राइजोपस को जो है वो किस में सम्मिलित किया गया, तो वो कवक के अंदर शामिल है। म्यूकर और राइजोपस जो है वो किस में शामिल है, कवक के अंदर शामिल है। उसके पश्चात ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कवक से मिला है, तो वो हमारा जिब्रेलिन हार्मोन है जो हमें प्राप्त हुआ है कवक से। कौन से कवक से मिला है, तो कवक जिब्रेला फ्यूजिकोराई फ्यूजेरियम मोनालिफॉर्मी से प्राप्त हुआ है। ये पादप हार्मोन प्राप्त हुआ है जो कवक से प्राप्त हुआ है। उसके पश्चात हम हानिकारक प्रभाव को देखेंगे कि कौन कौन से हानिकारक प्रभाव हैं जो कवक के द्वारा हो रहे हैं, जो नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उसके अंदर महत्वपूर्ण है पहला सरसों का सफ़ेद कीट रोग, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी, जो एल्बुगा कैंडिडा के द्वारा होता है। बाजरे का हरी बाली रोग जो स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला के द्वारा होता है। गेहूं का कीट रोग जो कि पक्सिनिया के द्वारा होता है। मूंगफली का टिक्का रोग जो कि सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा के द्वारा फैलता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनमें से कोई भी कवक का उदाहरण पूछा जा सकता है कि ये पादप के रोग किसके द्वारा हो रहे हैं। उसके बाद में मनुष्य और पशुओं में ऐसे कौन से रोग हैं जो कवक के द्वारा संक्रमण करते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, कौन कौन से ऐसे रोग हैं। तो उसके अंदर आता है एस्परजिलस जो कि रिंगवर्म, ट्राइकोफाइटोन। ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि रिंगवर्म जो हमारे दाद हो जाते हैं, वो दाद किसकी वजह से हो रहे हैं, तो ट्राइकोफाइटोन जाति की वजह से होता है। उसके पश्चात फेफड़ों में संक्रमण हो रहा है तो वो किसकी वजह से होता है, एस्परजिलस की वजह से होता है। कैंडिडा एल्बिकेंस की वजह से कैंडिडियोसिस रोग उत्पन्न होता है, तो ये भी पूछा जा सकता है इसके अंदर। खाद्य पदार्थों को खराब करना, कौन सा खराब कर रहा है, तो म्यूकर और न्यूरोस्पोरा जो होता है वो खराब करता है। न्यूरोस्पोरा पर कई सारे वैज्ञानिक प्रयोग किए गए। न्यूरोस्पोरा पर ये कवक जो होते हैं वो हमारे दूध, दही, मक्खन, पनीर सभी को खराब करते हैं, दाल, अनाज। और हमने देखा ही होगा कवक जो होगा कुछ समय पश्चात अचार के अंदर फफूंदी लग जाती है। अगर ब्रेड भी कई समय तक पड़ी रह जाए तो उसके अंदर भी फफूंदी लग जाती है। तो ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमारे कवक के अंदर
शामिल किए गए हैं। और कौन से विषैले रोग उत्पन्न करते हैं, तो उसके अंदर एमानिटा, रसूला और बॉलिटस, ये कुछ विशेष प्रकार के जो कवक हैं जो कि विषैले रोग उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से हमने सभी कवक, जीवाणु और विषाणु के महत्वपूर्ण लाभदायक और हानिकारक प्रभावों का अध्ययन किया है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।